गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पिंकी सैनी। अपन बात करते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर की सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग्स, जिसके बारे में अपन ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे पहले कि सेल अपना डिवीज़न किस प्रकार से करती है और किस प्रकार से सोमेटिक सेल्स यानी कि कायिक कोशिकाओं का फॉर्मेशन करती है, और उसके अंदर सेल साइकिल में अपन ने फेजेज जो थी वो देख ली थी। आज अपन उसके अंदर बात करते हैं एम फेज की, जिसमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लास और उसके बारे में लिख देती हूँ एक बार। बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर है फर्स्ट सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसमें से अपन ने कुछ पॉइंट्स जो थे जैसे कि सेल का डिवीजन और सेल के टाइप्स, और एक पॉइंट था सेल साइकिल। सेल साइकिल इस पॉइंट्स के ऊपर अपन चल रहे थे कि सेल साइकिल जो है वो दो फेज में कंप्लीट होती है। एक फेज होती है इंटरफेज और एक फेज जो है इसकी होती है एम फेज। तो इंटरफेज और एम फेज दोनों में से इंटरफेज जो थी उसके बारे में अपन पहले देख चुके थे सेल साइकिल में। इंटरफेज को अपन कंप्लीट देख चुके थे। नेक्स्ट जो फेज थी वो थी इसके अंदर एम फेज। एम फेज में 4 फेजेज होती हैं। प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, जिनके बारे में अपना पॉइंट जो है वो प्रोफेज स्टेज के ऊपर चल रहा था। तो आज अपन इसको डिटेल से देखते हैं कि एक्चुअल में प्रोफेज जो स्टेज है वो होती क्या है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, प्रोफेज। मैं आपको एक पॉइंट्स हैं, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इसमें एक बार पहले समझा दूं। नाम है प्रोफेज। मेटाफेज की फर्स्ट फेज है, पर इसमें सबसे पहले क्या शुरू होता है, जो एक क्रोमोसोम का नेट बना हुआ होता है, क्रोमेटिड नेट, वो नेट एक थ्रेड लाइक फॉर्मेशन में प्रेजेंट होता है, जिसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस की वॉल प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस वॉल जिसको कहते हैं, इसको मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ जिससे आगे के पॉइंट्स को समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो बच्चा हमेशा यही सोचता रहता है कि अर्ली प्रोफेज क्या होती है, लेट प्रोफेज। कभी लेट लगाते हैं, कभी अर्ली लगाते हैं, कभी उसमें इनिशियल लिखते हैं, कभी उसमें लास्ट लिखते हैं, किसी में लगाते और किसी में नहीं लगाते। तो ऐसा होता क्यों है, ये मैं आज आपको समझाती हूँ इस चीज़ के बारे में पूरा। ये है पूरा इसका न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से ये पूरा प्रेजेंट है क्रोमोसोम नेट। इसी के साथ में इसमें प्रेजेंट होता है ये पूरा न्यूक्लियोलस। ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस। तो पहले अपन इसकी लेबलिंग कर देते हैं। ये है इसकी सेल वॉल, ये है इसका साइटोप्लाज्मा, ये है न्यूक्लियर वॉल, ये है इसमें क्रोमेटिन,
क्रोमेटिन नेट ये प्रेजेंट है इसके अंदर। न्यूक्लियोलस ये पूरा क्रोमेटिन नेट प्रेजेंट है। ये है किसकी? प्रोफेज की अर्ली स्टेज। तो हम इसका नाम क्या रख देते हैं? अर्ली प्रोफेज। कौन सी स्टेज है? अर्ली प्रोफेज स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलते हैं। पहले मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि जो अर्ली प्रोफेज स्टेज है, इस अर्ली प्रोफेज स्टेज में आपको याद रखने वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं कि क्रोमेटिन जो है वो एक थिन थ्रेड के रूप में, पतले धागे के रूप में प्रेजेंट है। न्यूक्लियर की जो वॉल है जिसको हम न्यूक्लियस वॉल कहते हैं वो भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्मा भी प्रेजेंट है और सेल वॉल भी प्रेजेंट है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। जैसे ही अर्ली प्रोफेज ख़त्म होती है इसके बाद में शुरुआत हो जाती है किसकी? लेट प्रोफेज की। इस अर्ली प्रोफेज के बाद में जो स्टेज आती है वो आती है लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज दोनों में क्या अंतर है कि अर्ली प्रोफेज के अंदर बनने वाले जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, अब ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं और संघनित होने के कारण ये आकार में क्या बन जाते हैं? छोटे बन जाते हैं। और छोटे बनने के कारण इनके चारों तरफ ये जो हमें दिख रही है कौन सी? न्यूक्लियस की वॉल, ये धीरे धीरे इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्शन लेना शुरू कर देती है। तो अपन इनके नाम लिखते हैं। सबसे पहले ये है इसकी सेल वॉल, ये है इसके अंदर साइटोप्लाज्मा, ये है इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर वॉल, एक ही बात है। ये है इसके अंदर क्रोमेटिन नेट, ये है इसके अंदर न्यूक्लियोलस। अब लेट प्रोफेज स्टेज में क्या करते हैं? ये है इसकी लेट प्रोफेज स्टेज। लेट जो प्रोफेज स्टेज है, इस लेट प्रोफेज स्टेज में क्या होता है कि इनके जो ये क्रोमेटिन नेट होता है इसके अंदर जो पानी होता है, इसके अंदर जो वाटर होता है वो पानी धीरे धीरे बाहर निकल जाता है, यानी कि इनकी सेल वॉल से रिमूव हो जाता है। जब वाटर इनकी सेल वॉल से रिमूव हो जाता है तो जो पतले थ्रेड थे, जो बहुत लंबे थिन फाइबर के फॉर्मेशन में थे, वो सब क्या हो जाते हैं? अब संकुचित हो जाते हैं और बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टाइल फॉर्मेशन में, संकुचित अवस्था में आ जाते हैं। अब सिंपल सी बात है, कोई सेल इतनी बड़ी हो, उसमें जो पानी था वो निकल गया, अब वो सेल आकार में छोटी होगी, इसका मतलब वो कैसी हो जाएगी? थिक हो जाएगी, मोटी बन जाएगी वो। तो धीरे धीरे लेट प्रोफेज स्टेज के बाद में अब आती है नेक्स्ट जो स्टेज आती है, इसके बाद में आती है मेटाफेज। प्रोफेज में दो पार्ट हो जाते हैं, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। इसके बाद आती है मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या क्या चेंजेज होते हैं? जैसे ही मेटाफेज स्टेज आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या कि जो लेट प्रोफेज में आपको ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही थी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाएगी। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे क्या हो जाएगी? गायब होना शुरू कर देगी। और जो ये संकुचित प्रकार का क्रोमेटिड का नेट बना हुआ है, ये नेट धीरे धीरे क्या बना लेगा? पेयरिंग कर लेगा, यानी कि क्रोमेटिन का जो नेट है अब वो क्रोमेटिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रोमेटिड में जैसे ही कन्वर्ट होता है तो उनके बीच में क्या बनने लग जाते हैं?
कॉन्ट्रैक्टाइल, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टाइल, प्राथमिक संकुचन बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनको जोड़ने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, सेंट्रल न्यूक्लियाई, सेंट्रल न्यूक्लियाई बनना शुरू हो जाते हैं। तो अपन इसके अंदर चलते हैं नेक्स्ट मेटाफेज स्टेज में। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ एक बार। ये मेटाफेज को पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। ये बनाई मैंने मेटाफेज प्लेट, सॉरी मेटाफेज सेल। इस मेटाफेज सेल के ऊपर ये बनाया मैंने। अब क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी अब वो धीरे धीरे किस फॉर्मेशन में आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्टाइल फॉर्मेशन में, और सेल वॉल क्या हो जाएगी इसकी, डिसअपियर। और जो न्यूक्लियस है, अब वो न्यूक्लियस किस प्रकार से, इस तरीके से क्या बना लेंगे, क्रोमोसोम पेयर। इस तरीके से ये क्रोमोसोम पेयर बनना शुरू हो जाएंगे। अब ये क्रोमेटिड्स के जो पेयर होते हैं, इन पेयर्स के बीच में क्या बन जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल, सेंट्रियोल। इस तरीके से ये सेंट्रियोल जो हैं उनका बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही ये सेंट्रियोल बनते हैं तो कुछ पॉइंट्स होते हैं कि लेट प्रोफेज स्टेज में ही इनके अंदर इस तरीके से छोटे छोटे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इस स्टेज में आते आते तो यहाँ 2 पोल बन जाते हैं और इस तरीके से इनके अंदर क्या बनना शुरू हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं। और ये एक दूसरे के साथ में किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं, स्पिंडल फाइबर के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ये मैंने स्पिंडल फाइबर बना दिए और यहाँ इनका ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। अब अपन इसकी लेबलिंग कर देते हैं। ये सबसे बाहर की ओर वही सेल वॉल, इसके अंदर की तरफ ये इसका साइटोप्लाज्मा। ये क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है, अब वहाँ थे वो क्रोमेटिड नेट, अब ये किस में कन्वर्ट हो गए, क्रोमेटिड में, क्रोमेटिड। और ये क्रोमेटिड के क्या हैं, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। ये क्या होते हैं, इसमें फाइबर जिनको बोलते हैं स्पिंडल, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। और ये जो हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर पोल होते हैं, ध्रुव जिनको कहते हैं। ये कोशिका भित्ति, ये कोशिका का द्रव्य, ये केंद्रक की मेम्ब्रेन, ये क्रोमेटिड बन जाते हैं, इनके बीच में सेंट्रियोल बन जाते हैं, ये स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, ये पोल बन जाते हैं। अब हमें याद रखने वाला पॉइंट्स क्या है कि जैसे ही मेटाफेज प्लेट आती है, जैसे ही ये मेटाफेज प्लेट आती है तो इस मेटाफेज प्लेट के अंदर क्या होता है कि ये सेल वॉल जो थी न्यूक्लियस के चारों तरफ की, ये तो डिसअपियर होना शुरू हो गई, गायब होना शुरू हो गई। और ये जो क्रोमेटिड्स हैं, ये क्रोमेटिड्स अब सेंटर के अंदर, सेंटर प्लेट के ऊपर, इस सेंटर प्लेट के ऊपर व्यवस्थित होना शुरू कर देंगे। जैसे मैं आपको यहाँ से ये इतना पार्ट समझाती हूँ कि ये इतनी सारी प्रोसेस तो उसकी अर्ली स्टेज में कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे ये अर्ली स्टेज कंप्लीट हुई, अब इसके अंदर क्या बनना शुरू हो जाएगी, प्लेट बनना शुरू हो जाएगी। इस प्लेट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैं इसको डॉट डॉट के फॉर्मेशन में बना रही हूँ कि ये इसमें प्लेट बनी।
जैसे ही ये प्लेट बनेगी तो ये स्पिंडल फाइबर कहाँ आ जाएंगे, इस प्लेट के ऊपर आ जाएंगे। इस तरीके से इस प्लेट पे आ जाएंगे। अब ये इनके अंदर इस तरीके से क्या बन जाते हैं, स्पिंडल फाइबर। तो मेन पॉइंट, ये मेटाफेज प्लेट जो है, मेटाफेज स्टेज में ही क्या बनती है, मेटाफेज प्लेट। इस मेटाफेज प्लेट के ऊपर जो बनने वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जो क्रोमेटिड के फॉर्मेशन में हैं, वो क्या होंगे, हमेशा 2n होंगे। क्या होंगे, 2n होंगे। ये पॉइंट्स यहाँ याद रखने वाला है कि मेटाफेज प्लेट के ऊपर जितने भी क्रोमेटिड होते हैं, उनके सेंट्रियोल, उनके न्यूक्लियस पार्ट हमेशा किस पे आ जाते हैं, प्लेट के ऊपर आ जाते हैं। ये पार्ट किस पे आ जाते हैं, इनके सेंटर पे आ जाते हैं। अब जैसे ही मेटाफेज प्लेट बनती है तो इन क्रोमेटिड्स को जोड़ने के लिए क्या बन जाते हैं, फाइबर बन जाते हैं। ये फाइबर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि किस तरीके से ये फाइबर किसको जोड़ने का काम करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसी पॉइंट्स के अंदर आपको समझा देती हूँ कि ये फाइबर जो हैं वो किस टाइप से इसके अंदर बनते हैं। ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि किस तरीके से जो हैं ये फाइबर बनते हैं और बनने के बाद में किस तरीके से ये एक दूसरे को जोड़ते हैं। हम बात करते हैं इन फाइबर्स के बनने की। कि किस तरीके से ये फाइबर बनेंगे और बनने के बाद में जो है वो इनको जोड़ने का काम करेंगे। ये फाइबर, अब अपन बात करते हैं इसमें इन फाइबर्स की। अब इसमें एक बार अपन आगे के पॉइंट्स में चलते हैं। पॉइंट्स में तो किस तरीके से ये फाइबर जो हैं वो बनते हैं। जैसे मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊं इसमें आपको कि ये बनाए इसमें पॉइंट्स। ये बनाई मैंने एक पूरी मेटाफेज के लिए प्लेट। ये बनाई मैंने इसके ऊपर पोल। ये दोनों तरफ बना दिए मैंने पोल। ये भी मैंने बनाए पोल। अब मैं आपको इसमें छोटी सी एक पॉइंट समझाना चाह रही हूँ। जैसे एक क्रोमोसोम है इधर, ठीक है, दो क्रोमोसोम से समझाती हूँ आपको। ये क्रोमोसोम है दूसरा, ये क्रोमोसोम है तीसरा, ये क्रोमोसोम है चौथा, और ये प्रेजेंट है इनके अंदर इनके सेंट्रियोल। सेंट्रियोल याद क्या रखना है आपको, इस तरीके से इनके बीच में बहुत सारे स्पिंडल फाइबर जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं, जो इनको इस तरीके से जोड़ के रखते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही उसके अंदर मेटाफेज प्लेट के ऊपर ये बन रहे थे, उस टाइम इनके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, फाइबर का फॉर्मेशन होता है। इन फाइबर का फॉर्मेशन होता है।
याद रखने वाली बात ये है, क्या एक क्रोमेटिड ये, उस क्रोमेटिड का एक पेयर ये, इस पेयर को इस पोल ने अपनी ओर क्या कर लिया, खींच लिया, खींचा, तो ये किसके द्वारा बंधे हुए हैं, फाइबर के द्वारा बंधे हुए हैं। वे फाइबर जो किसी भी क्रोमेटिड को जोड़ने का काम नहीं करते, क्या कहलाते हैं, केवल सपोर्ट देने का काम करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, सपोर्टिंग फाइबर। क्या कहते हैं उनको, सपोर्टिंग फाइबर। नेक्स्ट पॉइंट, जो क्रोमेटिड हैं, ये जो क्रोमेटिड्स हैं, एक क्रोमेटिड के सेंटर से दूसरे क्रोमेटिड के सेंटर तक इनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। कौन से, ये फाइबर। ये फाइबर जो हैं वो कहलाते हैं इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर। कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर। एक फाइबर क्या होते हैं, जो इस सेंट्रियोल और इस पोल के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ये वाले फाइबर। ये फाइबर कहलाते हैं एस्ट्रल फाइबर। थोड़ा सा पॉइंट हटके था पर इम्पॉर्टेंट है। क्या है, एस्ट्रल फाइबर। तो इस तरीके से इसके अंदर फाइबर प्रेजेंट होते हैं। एक फाइबर होते हैं जो इनको सपोर्ट प्रदान करने का काम करते हैं। एक फाइबर वो होते हैं जो जो न्यूक्लियस पार्ट होते हैं इनको जोड़ने का काम करते हैं। एक फाइबर वो होते हैं जो पोल से न्यूक्लियस को जोड़ने का काम करते हैं। क्या होते हैं, एस्ट्रल फाइबर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें वापस अपने पॉइंट्स पे आ जाते हैं। अपन चल रहे थे मेटाफेज स्टेज में, वापस अपने पॉइंट पे आते हैं अपन मेटाफेज प्लेट में। कि मेटाफेज प्लेट के अंदर क्या होता है कि सारे क्रोमोसोम्स जिनके सेंट्रियोल्स जो हैं वो कहाँ पर आ जाते हैं, मेटाफेज प्लेट पे आ जाते हैं। ये बनाई मेटाफेज प्लेट। अब जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो इस तरीके से इस मेटाफेज प्लेट के ऊपर आ जाते हैं, इस मेटाफेज प्लेट के ऊपर आ जाते हैं। इस मेटाफेज प्लेट पे जैसे ही मेटाफेज प्लेट के ऊपर आते हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पोल प्रेजेंट है। यहाँ भी क्या प्रेजेंट है, पोल प्रेजेंट है। तो ये पोल क्या करते हैं, इन फाइबर्स को, इस फाइबर्स को ये इधर से खींचने का काम करते हैं और ये नीचे खींचने का काम करते हैं। वैसे ही ये फाइबर ऊपर की ओर खींचते हैं, ये नीचे की ओर खींचते हैं, ये ऊपर की ओर, ये फिर नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर। तो इससे इनकी स्टेज जो है वो क्या बन जाती है, मेटाफेज के बाद में आती है एनाफेज, एनाफेज स्टेज। इस एनाफेज स्टेज के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स होते हैं वो क्रोमेटिड्स क्या करते हैं, हाफ हाफ क्रोमेटिड्स के फॉर्मेशन में चले जाते हैं। कि हाफ क्रोमेटिड्स जो हैं वो एक पोल की ओर चले जाते हैं और आधे हाफ क्रोमेटिड्स जो हैं वो दूसरे पोल की ओर आ जाते हैं। इस तरीके से हाफ वन साइड में और हाफ सेकंड साइड में। जैसे ही ये एक पोल से दूसरे पोल की ओर क्या करते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्टाइल शुरू करते हैं। जैसे ये कॉन्ट्रैक्टाइल शुरू करते हैं तो इस तरीके से इनके बीच में क्या शुरू हो जाते हैं, फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं। यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर हैं, स्पिंडल फाइबर हैं, एस्ट्रल फाइबर हैं, वो तो शुरू हो जाते हैं। और साथ में ही इसके साथ साथ क्या स्टार्ट हो जाती है, इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो वॉल फॉर्मेशन थी
जो एनाफेज स्टेज के और मेटाफेज स्टेज के बाद में डिसअपियर हो जाती है, अब वो वापस धीरे धीरे क्या शुरू हो जाती है, अपीयर होना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही ये न्यूक्लियस वॉल अपीयर होती है तो इनके अपीयर होने से जो न्यूक्लियस दो थे वो स्पष्ट रूप से दिखने लग जाते हैं और इनके जो क्रोमेटिड्स थे ये धीरे धीरे और ज़्यादा पोल की ओर क्या करते चले जाते हैं, बढ़ते हुए चले जाते हैं। जैसे ही इस मेटाफेज के बाद में एनाफेज, इस एनाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना स्टार्ट हुई। अपीयर होने के बाद नेक्स्ट फेज जब आती है, कौन सी फेज, टीलोफेज। इस टीलोफेज स्टेज में और एनाफेज स्टेज में क्या चेंजेज रहते हैं कि जो ये न्यूक्लियर वॉल थी ये क्या शुरू कर दी, अपनी अपीयरिंग शुरू कर दी। जो इनके पोल पार्ट थे, इन पोल पार्ट के ओर ये क्रोमेटिड्स क्या करते हैं, अपना मूव करते हैं। जैसे जैसे ये मूव करते हैं तो इनके जो ये फाइबर हैं, जो एस्ट्रल फाइबर हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर हैं, वो जो सपोर्टिंग फाइबर हैं, वो इनको पोल की ओर खींचना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही ये पोल की ओर खींचते हैं तो इनके जो बीच वाले कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर होते हैं ये क्या हो जाते हैं, खिंचाव के कारण ब्रेक हो जाता है इनके बीच में। ये धीरे धीरे क्या शुरू कर देते हैं, टूटना शुरू कर देते हैं। जैसे इनमें ब्रेकिंग फॉर्मेशन आती है तो उस ब्रेकिंग फॉर्मेशन के कारण इनकी सेल्स क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। जैसे ये ब्रेकिंग आई, टूटी, और उस टूटने से एक पार्ट में, यानी इस पार्ट में से जो आधे क्रोमेटिड थे वो एक पोल की ओर चले जाते हैं और जो आधे क्रोमेटिड थे वो दूसरे पोल की ओर चले जाते हैं। जैसे ही आधे आधे क्रोमेटिड एक पोल से दूसरे पोल की ओर जाते हैं, अब इनके अंदर क्या शुरू हो जाएगा, वॉल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट डायग्राम में दिखाती हूँ आपको मैं इसमें कि जैसे ही इसके अंदर ये बनी सेल वॉल, ये जो इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपनी अपीयरिंग शुरू कर देगी और जो ये पोल पार्ट थे, इन पोल पार्ट की ओर, इन दोनों पोल पार्ट की ओर जो हैं वो कौन चले जाएंगे, क्रोमेटिड्स। ये क्रोमेटिड्स इसके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल पास पास में चले जाएंगे इस तरीके से। जैसे ही ये क्रोमेटिड्स इनके पास पास में जाते हैं तो इनके जो कॉन्ट्रैक्टाइल्स थे वो कॉन्ट्रैक्टाइल्स क्या हो जाएंगे, अब अपीयर से डिसअपियर फॉर्मेशन में चले जाएंगे। जैसे ही ये डिसअपियर फॉर्मेशन में चले जाते हैं तो इनके बीच में क्या शुरू हो जाएगी, अब वॉल फॉर्मेशन, यानी कि टीलोफेज स्टेज कंप्लीट होते ही साइटोप्लाज्मा का डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जब इसके अंदर साइटोप्लाज्मा का डिवीजन स्टार्ट होता है तो उसको क्या कहा जाता है, साइटोकाइनेसिस। यानी कि टीलोफेज के कंप्लीट होने के तुरंत बाद में क्या स्टार्ट होता है, साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्मा का डिवीजन। अब जो क्रोमेटिड्स पहले 2n थे वो मेटाफेज प्लेट जब बनी उस टाइम हाफ ऑफ, यानी कि एनाफेज आते ही वो आधे एक पोल की ओर चले गए और आधे दूसरे पोल की ओर चले जाते हैं। जैसे वो आधे एक पोल की ओर गए, आधे दूसरे पोल की ओर जाते हैं तो ये न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, एन में डिवाइड हो जाते हैं। एन चले जाते हैं एक पोल की ओर और दूसरे एन चले जाते हैं दूसरे पोल की ओर, यानी कि क्रोमोसोम क्या हो गए, आधे आधे। जैसे वो हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स के फॉर्मेशन में आते हैं, इसके तुरंत बाद में इसके अंदर ये प्लेट फॉर्मेशन कंप्लीट। प्लेट फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद में इसके अंदर जो न्यूक्लियस था उसके चारों तरफ जो वॉल थी, जो मेटाफेज स्टेज से पूर्व ही यानी कि प्रोफेज स्टेज में ही क्या हो जाती है, डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। अब वो वापस क्या लेना शुरू कर देगी, अपनी अपीयरिंग लेना स्टार्ट कर देगी, दिखना शुरू हो जाती है। जैसे ही इसके अंदर ये सेल वॉल न्यूक्लियस के चारों तरफ पाए जाने वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है अपीयर होती है, इसके तुरंत बाद में इसके अंदर इनके जो कॉन्ट्रैक्टाइल्स थे वो धीरे धीरे इनको पोल की ओर ट्रांसफ़र कर देते हैं। पोल की ओर ट्रांसफ़र करने से इसके अंदर साइटोप्लाज्मा का डिवीज़न होता है।
ये साइटोप्लाज्मा का डिवीजन एनिमल